Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 22nd April 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about death of Pope Francis. This discussion can be useful from our syllabus GS paper 1 world history point of view. एकदम आराम से डिटेल में समझते हैं। थोड़ा सा पहले देखते हैं क्रिश्चियनिटी के ओरिजिन के बारे में, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ पोप देखेंगे और फिर हम लोग करंट कॉन्टेक्स्ट पे आएंगे। तो यू नो कि क्रिश्चियनिटी एज ए रिलीजन कुड बी ट्रेस्ड फ्रॉम जीसस क्राइस्ट, बट जीसस क्राइस्ट was born as a Jewish member only. His mother was Jews. He was born in Bethlehem, which is near Jerusalem, जो आज के टाइम में वेस्ट बैंक ऑफ पैलेस्टीनियन टेरिटरी में पड़ता है। और ये भी आप जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के साथ ही हम लोग जो टाइम अकाउंटिंग सिस्टम है वो भी बदल गया, जिसको अब कॉमन एरा भी कहते हैं, सीई। तो आप कह सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न इन फर्स्ट एडी। वो बात अलग है कि ज़्यादातर स्कॉलर्स का मानना है कि ही वॉज नॉट एक्चुअली बोर्न इन फर्स्ट एडी, उनका जन्म उससे 4-5 साल पहले हुआ था। तो समवेयर क्लोज टू 6 to 4th BC के बीच में उनका जन्म हुआ था। वो जुडाइज्म धर्म में ही उनका जन्म हुआ और उसी को वो मानते भी रहे थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम। बट ही wanted to bring some reforms in the practices of Jewish culture या Judaism. He taught the lessons of love and forgiveness. He focused on inner purity, not just rituals. तो जो हर धर्म की समस्या थी, जैसे ब्राह्मणिकल कल्चर की भी समस्या या सनातन धर्म की भी ये समस्या थी कि कहीं ना कहीं रिचुअलिस्टिक ज़्यादा हो रहे थे, और उस कारण से एक अलग धर्म बुद्धिज़्म की शुरुआत हुई, क्योंकि ओवर एम्फेसिस ऑन रिचुअलिज्म था हिंदुइज्म के अंदर। ऐसी ही कुछ बात आप कह सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट फोकस्ड ऑन inner purity rather than outward rituals, and that is the reason why he was not liked by many of that time Orthodox Judaism followers. He was crucified by Romans around 30th century AD. He was crucified near Jerusalem. इसी कारण से ये जो दोनों लोकेशन है, Bethlehem and Jerusalem, these are considered to be the sacred place for Christian people. उनके लाइफ टाइम में ऐसे कोई नए धर्म की शुरुआत तो उन्होंने नहीं की, बट उनके डेथ के बाद से आप कह सकते हैं कि एक नए धर्म की शुरुआत आप कह सकते हैं, ऑफशूट फ्रॉम जुडाइज्म की शुरुआत हो गई इन द नेम ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी इज कंसिडर्ड एज अ ब्रांच या ऑफशूट आउट ऑफ जुडाइज्म, जूस रिलीजन। उनके जो फॉलोअर्स हैं उनका मानना है कि 3 days आफ्टर हिज क्रूसिफिकेशन he was resurrected, and इस फिनोमिना के बाद से you can say कि a new religion was started by his followers. तो Jesus did not started a new religion, but after his resurrection his 12 apostles मतलब होते हैं क्लोज फॉलोअर्स, तो उनके 12 बिल्कुल क्लोज फॉलोअर्स थे। उन्होंने जीसस के रिसरेक्शन के बाद उनके मैसेजेस को पूरे दुनिया में अलग अलग जगहों पे पहुंचाया, एंड दैट लेड बेसिस फॉर क्रिश्चियनिटी as a new religion you can say. वो जो 12 apostles थे, the close people to Jesus, उनमें से सबसे important apostle थे सेंट पीटर। सेंट पीटर is also known as first pope. तो पोप क्या होता है? देखिए, पोप is considered to be supreme religious leader for Christian people across the world till day. बट जब ये पोप पोस्ट की शुरुआत हुई फ्रॉम सेंट पीटर हु वाज वन ऑफ द 12 अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो उस टाइम में पोप वाज पॉलिटिकल एज वेल एज रिलीजियस लीडर ऑफ ऑल द कैथोलिक क्रिश्चियंस अक्रॉस द वर्ल्ड। जैसे आपने जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी तो खिलाफत सिस्टम जब पढ़ा, कैलिफेट सिस्टम जिसके रिलेटेड है कॉन्सेप्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया, तो कैलिफेट सिस्टम जो मॉडर्न डे टर्की में इस्टेब्लिश था, तो खलीफा वाज कंसिडर्ड टू बी द सुप्रीम पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर फॉर इस्लामिक पीपल। वैसे ही आप कह सकते हैं कि पोप वाज द सुप्रीम रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियंस इन एंशिएंट एंड मेडिएवल एरा, एंड फर्स्ट पोप वाज सेंट पीटर हु वाज
द क्लोजेस्ट अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट। सेंट पीटर की डेथ के बाद उनको बैरी किया गया इन वेटिकन सिटी, जो अब इटली के कैपिटल सिटी रोम में है। तो वेटिकन सिटी में सेंट पीटर वाज बैरिड, एंड दैट इज व्हाई वेटिकन सिटी इज कंसिडर्ड टू बी वेरी पायस या सैक्रेड प्लेस। तो यहाँ पे रोम के अंदर ही छोटा सा एक देश आप कहिए वेटिकन सिटी है, जहाँ पे सेंट पीटर वाज बैरिड। और इसी कारण से वेटिकन सिटी बिकेम एन इम्पॉर्टेंट लोकेशन फॉर क्रिश्चियन पीपल। और वेटिकन सिटी ऑल्सो बिकेम द ऑफिस या हेडक्वार्टर फॉर पोप सिस्टम, जिसको हम लोग पैपेसी भी कहते हैं, पोप सिस्टम या पैपेसी। तो वेटिकन सिटी की बात की जाए, इट इज करेंटली एन इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट सराउंडेड बाय रोम। ये रोम आप छोटा सा सिटी है, उसके अंदर एक पूरा देश है वेटिकन सिटी। उसकी एरिया बहुत कम है, 0.49 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 700 मीटर आप समझिए, मतलब ऐसा ही कुछ उसका साइड होगा, 700 मीटर के आसपास का एक स्क्वायर मान लीजिए। तो बहुत छोटा सा एरिया वाला देश है। इट इज इन फैक्ट द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट इन द टर्म्स ऑफ एरिया एज वेल एज पॉपुलेशन। हार्डली 800 लोग इस एरिया में रहते हैं। उसको एक इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट बनाया गया है। इट इज स्पिरिचुअल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ ऑल द रोमन कैथोलिक चर्च। तो जब पोप सिस्टम की शुरुआत हुई थी उस टाइम में तो पोप वाज कंसिडर्ड टू बी द सुप्रीम स्पिरिचुअल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर ऑफ ऑल द कैथोलिक क्रिश्चियंस अक्रॉस द वर्ल्ड। बट आज के टाइम में जो पोप हु रेजाइड्स इन दिस वेटिकन सिटी, जो रोम के बीच में ही है, आज के टाइम में पोप कैन बी कंसिडर्ड एज ओनली रिलीजियस लीडर ऑफ ऑल द क्रिश्चियंस अक्रॉस द वर्ल्ड, कैथोलिक क्रिश्चियंस अक्रॉस द वर्ल्ड, बट नॉट पॉलिटिकल लीडर्स। ऑफ कोर्स पॉलिटिकल ऑटोनॉमी तो अब अलग अलग देशों की अपने अपने हिसाब से है। क्यों? क्योंकि ऑल ऑफ देम फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मीन्स, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म का मतलब होता है वेयर द रिलीजन विल नॉट इंटरफेयर इनटू पॉलिटिकल अफेयर्स। तो कमिंग बैक टू द डिस्कशन, वेटिकन सिटी इज एन इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट सराउंडेड बाय रोम, and it is the administrative headquarter, spiritual headquarter of Roman Catholic Church and also residence of the Pope। तो पहले पोप थे सेंट पीटर, उनको जहाँ पे बैरी किया गया वहीं पे अब वो है वेटिकन सिटी, और वहीं पे अब शुरू हो गया है पैपेसी सिस्टम या पोप के लिए जो रेजिडेंस ऑफ पोप है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सिग्निफिकेंस ऑफ वेटिकन सिटी इज बेरियल साइट ऑफ सेंट पीटर। अब जब एंशियंट या मेडिएवल एरा में देखा जाए तो पोप बिगेन एज अ रूलर, नॉट जस्ट एज अ स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस बट ऑल्सो एज अ पॉलिटिकल रूलर। बट विद द अराइवल ऑफ मॉडर्न एरा, अलग अलग देश जो हैं यूरोप में वो कंसोलिडेट हो रहे थे। जैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ 1871 में एंड ऑल, वैसे ही इटली का भी यूनिफिकेशन हुआ 1870 में। और इटली ने जब अपने अलग अलग टेरिटरीज को यूनिफाई करके एक अलग देश बनाया तो उसमें उसने पोप के अंदर जो भी एरियाज आते थे उसको भी एनेक्स किया और उसको यूनिफाई करके एक अलग देश बनाया, इटली। तो इन 1870 इटली यूनिफाइड, एज आई टोल्ड यू, इट एनेक्स्ड पैपल स्टेट्स आल्सो। पैपल स्टेट्स मतलब एरियाज दैट केम अंडर पोप। बट पोप रेफ्यूज टू, क्योंकि उस टाइम ये जो टाइम था ना 18th 19th सेंचुरी के बीच में, ये टाइम था जब धीरे धीरे मॉडर्निटी आ रही थी। और मॉडर्निटी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेकुलरिज्म, वेयर रिलीजन विल remain or confine itself to the personal affairs, it will not interfere into the political affairs। तो उसी आइडिया से गाइडेड होकर के पूरा का पूरा जो पैपल टेरिटरीज या पैपल एरियाज था उसको भी कंसोलिडेट करके एक अलग से सोवरेन, इंडिपेंडेंट, कंसोलिडेटेड स्टेट बनाया गया, इटली। पर जो पोप थे उनका तो भाई रिलीजियस सिग्निफिकेंस था, पूरे दुनिया भर में उनको क्रिश्चियन लोग मानते थे। ठीक है, अब उनको पॉलिटिकल लीडर्स की तरह ही नहीं, लेकिन एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल लीडर की तरह तो मानते ही थे। पोप रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द इटालियन स्टेट एंड इट्स सोवरेनिटी। ये क्राइसिस काफ़ी टाइम तक चलता रहा, 1870 से लेकर के 1929 तक। 1929 में इस क्राइसिस को रिजॉल्व किया गया थ्रू अ ट्रीटी जिसका नाम है लैटरन ट्रीटी। दिस ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन पोप पियस 11 and Benito Mussolini. Mussolini signed on behalf of Italy state and Pope Pius of course represented papacy। इस लैटरन ट्रीटी की मदद से फिर एक इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट बनाया गया वेटिकन सिटी, विच इज विद इन द कन्फाइंड
area of Rome city only. It created Vatican City, an independent country. Vatican City की बात की जाए तो I've already told you it is world's smallest country in terms of area as well as population. यहाँ पे किसी को इनकम टैक्स नहीं देना होता. वेटिकन सिटी में हार्डली 800 लोग ही रहते हैं. इनकी अपनी कोई आर्मी भी नहीं है, बट थोड़ा बहुत कुछ आर्म फोर्सेस मेंटेन किया जाता है फॉर सिक्योरिटी ऑफ द पोप. इनका रेवेन्यू जो आता है वो मेनली कैथोलिक डोनेशन से ही आता है, जिससे ये स्टेट वेटिकन सिटी चलता है. अब करंट न्यूज़ पे आते हैं. जो मौजूदा पोप थे अभी तक, पोप फ्रांसिस, उनका रियल नाम था जॉर्ज मैरियो बेर्गोग्लियो. स्पिरिचुअल लीडर ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च या बिशप ऑफ द चर्च, हैज पास्ड अवे. ही वॉज ओरिजिनली बॉर्न इन अर्जेंटीना, और उनका ये ओरिजिनल नाम था. ओरिजिनल नाम याद रखने की जरूरत भी नहीं है. प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है कि ही वॉज द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन पोप एंड ही वॉज सर्विंग फ्रॉम 2013. ही वॉज 266th पोप, और 2013 से लेकर के अभी तक वो पोप ऑफिस में सर्व कर रहे थे. उन्होंने अपने रेजिम में बहुत सारा मॉडर्नाइजेशन या आप कह सकते हैं प्रोग्रेसिव आउटलुक ऑफ चर्च को अडॉप्ट करने की कोशिश की. फॉर एग्जांपल, ही टॉक्ड अबाउट सोशल जस्टिस, टॉक्ड अबाउट इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड क्लरिकल अब्यूज के कंसर्न्स को उन्होंने ट्रांसपेरेंटली डील करने की कोशिश की ड्यूरिंग हिज रेजिम एज पोप. Soon 267th Pope will be elected. The 266th Pope has died and now 267th Pope will be elected. Pope Francis had taken from Pope Benedict 16 in 2013. तो पोप बेनेडिक्ट को सक्सीड किया था पोप फ्रांसिस ने. पोप बेनेडिक्ट हैड रिजाइंड इन 2013 ड्यू टू हेल्थ इश्यूज. तो ये भी थोड़ा सा याद रखने वाली बात है प्रिंस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि नॉर्मली तो सारे पोप जो हैं वो अपने लाइफ के एंड तक यानी कि डेथ तक वो ऑफिस में रहते हैं. बट कुछ कुछ पोप्स ऐसे होते हैं जो उन्होंने ऑफिस में रहते हुए रिजाइन किया है. रादर देन क्रिएटिंग वैकेंसी ड्यू टू देयर डेथ, दे हैव रिजाइंड. दैट इज रेयर बट इट हैपेंस. ये बात आपको ध्यान रखनी है. तो पोप फ्रांसिस ने जिन पोप को सक्सीड किया था वो थे पोप Benedict, and Pope Benedict 16 had resigned in 2016 due to his health issues. अब जब पोप फ्रांसिस 266th पोप की डेथ हुई है तो अब होगा नए पोप के लिए इलेक्शन. और ये इलेक्शन का प्रोसेस कैसा होगा वो भी थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड. तो 9 दिन तक तो देखिए शोक समारोह होगा, मॉर्निंग पीरियड होगा फॉर द डिपार्टेड पोप. उसके बाद एक कॉन्क्लेव बुलाई जाएगी, मीटिंग बुलाई जाएगी ऑफ द कार्डिनल्स. कार्डिनल्स मतलब आप कह सकते हैं हायर सोल्स इन द क्रिश्चियनिटी. तो कार्डिनल्स विल गैदर इन रोम फॉर वोटिंग. कार्डिनल्स बिलो द एज ऑफ 80 आर अलाउड टू गैदर फॉर कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स, क्योंकि ये लोग वोट करेंगे आपस में. तो अभी के टाइम में देयर आर 135 एलिजिबल कार्डिनल इलेक्टर्स. 80 साल से कम उम्र के लगभग 135 कार्डिनल इलेक्टर्स हैं, वो इकट्ठा होंगे. कार्डिनल्स आर द हायर सोल्स, रेस्पेक्टेड सोल्स इन क्रिश्चियनिटी, जिन्होंने लाइफ टाइम क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने में सर्विस दी है. उनको फिर कार्डिनल्स की तरह आइडेंटिफाई किया जाता है. और कार्डिनल्स इस 80 साल से कम उम्र के लगभग 135 हैं, वो सब इकट्ठा होंगे और वो लोग आपस में से मिल करके किसी एक को पोप सेलेक्ट करेंगे या इलेक्ट करेंगे थ्रू वोटिंग प्रोसेस. तो जब ये सब इकट्ठा हो जाएंगे 9 दिन के शोक समारोह के बाद, तो उसके बाद दे विल सेक्लूड देमसेल्फ फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड. देयर विल बी नो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. वो आपस में बैठेंगे, वोटिंग होगी. वोटिंग में 2/3 मेजॉरिटी के बेसिस पे फिर नए पोप का चुनाव होगा. जैसे ही नया पोप को चुन दिया जाएगा तो वो अनाउंसमेंट ऐसे कोई वर्बल अनाउंसमेंट नहीं होता. उसका पहला अनाउंसमेंट होता है थ्रू दिस वाइट स्मोक. तो एक वाइट स्मोक रिलीज करके एक अनाउंसमेंट किया जाता है. दिस इज अ वे टू अनाउंस कि न्यू पोप हैज बीन इलेक्टेड. वी हैव अ पोप. इसको अनाउंस करने के लिए वी हैव अ न्यू पोप फ्रॉम सेंट पीटर्स बेसिलिका. तो जहाँ पे वेटिकन सिटी के अंदर जहाँ पे पोप का रेजिडेंस है दैट इज सेंट पीटर्स बेसिलिका, वहाँ से ये वाइट स्मोक रिलीज करके अनाउंस कर दिया जाएगा कि द न्यू पोप हैज बीन इलेक्टेड. तो अभी 10, 12, 15 दिनों में नए पोप भी इलेक्ट हो जाएंगे. तो जो नए पोप होंगे उनका नाम भी एक बार हमें प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से देखना होगा, वो एग्जाम में पूछा जा सकता है. वेटिकन सिटी और पोप संबंधित ये प्रश्न है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. Next topic is about anti-satellite weapons. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. क्या होते हैं एंटी सैटेलाइट वेपन्स? नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है
कि स्पेस के अंदर कोई सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, उसको अर्थ सरफेस से कोई मिसाइल भेज करके डिस्ट्रॉय कर देना। उस एक्टिविटी में जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है उसको कहा जाएगा एंटी सैटेलाइट मिसाइल या एंटी सैटेलाइट वेपन। तो एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो है, इट इज अ टाइप ऑफ एंटी सैटेलाइट वेपन। नाम से ही क्लियर है कि वेपन्स दैट आर स्पेशलाइज्ड इन डिसेबलिंग या डिस्ट्रॉइंग सैटेलाइट्स और नोन एज एंटी सैटेलाइट वेपन्स। अब एंटी सैटेलाइट वेपन्स एक्टिव या काइनेटिक एंटी सैटेलाइट वेपन्स हो सकते हैं, जिसमें मिसाइल की मदद से सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। नॉन काइनेटिक्स भी हो सकते हैं, मतलब सीधा सीधा मिसाइल का इस्तेमाल ना किया जाए, बट अर्थ से ही उस सैटेलाइट को हैक कर लिया जाए, साइबर अटैक कर दिया जाए, जैम कर दिया जाए, तो इन सबको कहा जाएगा नॉन काइनेटिक एंटी सैटेलाइट वेपन। तो एंटी सैटेलाइट वेपन का मतलब होता है ऐसे वेपन जो सैटेलाइट को डिसफंक्शनल कर दे। अब या तो काइनेटिक हो सकते हैं जो इसको डिस्ट्रॉय कर दे सीधा सीधा अटैक करके, या नॉन काइनेटिक हो सकता है जिसको हैक कर ले या उसको डिसफंक्शनल कर दे। हाल फिलहाल में न्यूज में इसलिए आया क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने कलेक्टिवली एक कंसर्न रेज किया है कि दुनिया के अलग अलग देश अगर एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स को टेस्ट करेंगे बार बार और अपनी कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एंटी सैटेलाइट मिसाइल, तो उससे स्पेस डेब्री बढ़ता जाएगा, जिससे फ्यूचर में और सारे चैलेंजेस आएंगे। एंड दैट इज व्हाई यूरोपियन यूनियन हैज कॉल्ड फॉर अ बैन ऑन टेस्ट ऑफ एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स। दे हैव प्रपोज सच बैन ऑन यूनाइटेड नेशंस प्लेटफॉर्म। अब बात की जाए एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स किन किन देशों के पास है, तो दुनिया में कुल टोटल 4 देशों के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, उसमें से भारत हमारा देश भी एक देश है। मार्च 2019 में हमने टेस्ट किया था मिशन शक्ति। मिशन शक्ति की मदद से इंडिया डेवलप्ड एन एंटी सैटेलाइट मिसाइल। मिशन शक्ति में हमने क्या किया कि एक टेस्ट सैटेलाइट को, डेमो सैटेलाइट को हमने अर्थ से एक मिसाइल भेज करके डिस्ट्रॉय किया। दैट सैटेलाइट वाज प्लेस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इन लो अर्थ ऑर्बिट, और फिर अर्थ से हमने एक मिसाइल भेज करके उसको डिस्ट्रॉय किया। उस प्रोसेस में भी थोड़ा डेब्री जनरेट हुआ होगा, स्पेस डेब्री जनरेट हुआ होगा, बट डीआरडीओ जो हमारी जो हमारी डिफेंस एजेंसी है, उसने जो मिसाइल डेवलप किया था दिस एंटी सैटेलाइट मिसाइल, उसने कहा था कि उसने इस तरीके से इस मिसाइल को डेवलप किया है कि कम से कम स्पेस डेब्री जनरेट हो, और जो भी स्पेस डेब्री जनरेट होगा वो 2-3 वीक में पूरी तरह से स्पेस के अंदर ही डिसॉल्व भी हो जाएगा। दिस इज व्हाट डीआरडीओ हैज सेड। बट नेवरदलेस जब से भारत ने मिशन शक्ति टेस्ट किया है, जब से मिशन शक्ति का टेस्ट किया है भारत ने, और भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना टू हैव एंटी सैटेलाइट मिसाइल, तब से दुनिया के बाकी देश भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस कारण से इन 4 देशों को जो पायोनियर है एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेक्नोलॉजी में, उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया। बट डीआरडीओ ने बार बार कहा है कि हमने जो टेस्ट किया था उसमें स्पेस डेब्री मिनिमम रिलीज हुआ होगा, और वो भी कुछ ही दिनों में खत्म हो गया होगा। येट इंडिया एंड दीज अदर 3 कंट्रीज यूएस, रशिया एंड चाइना हैव बीन क्रिटिसाइज्ड बाय यूरोपियन यूनियन। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन ने यह भी कहा है कि इंडिया इज अ रिस्पॉन्सिबल स्पेस कंट्री, तो स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर के काफी रिस्पॉन्सिबल देश है, तो इंडिया शुड लीड द नेगोशिएशन एट यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क टू बैन फ्यूचर एंटी सैटेलाइट टेस्ट। बट आई जस्ट होप आपको ये पूरी सिचुएशन समझ आ रही है। एंटी सैटेलाइट वेपन्स क्या होते हैं आपने समझा, किन किन देशों के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स हैं वो भी आपने समझा। भारत उन 4 देशों में से एक है, और भारत ने जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल डेवलप करने के लिए जो टेस्ट किया था 2019 में, उसका नाम था मिशन शक्ति। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंक्रीजिंग मिलिटराइजेशन एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ आउटर स्पेस responsible behavior has become critical for global peace and sustainability examine। तो उसमें आपको बताना है, उसमें आप अलग अलग चीज़ें बता सकते हैं कि जैसे जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, साथ ही साथ मिलिटराइजेशन और कॉमर्शियलाइजेशन भी बढ़ रहा है, दोनों का अपना अपना खतरा है। मिलिटराइजेशन में आप ये मिशन शक्ति एंड एंटी सैटेलाइट टेस्ट वगैरह लिख सकते हैं। कॉमर्शियलाइजेशन में आप अलग अलग जो स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी या स्पेस बेस्ड टूरिज्म प्रमोट हो रहा है, उस कारण से क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं वो सब लिख सकते हैं। जैसे स्पेस एक्स या ब्लू ओरिजिन है, दे आर लॉन्चिंग मेगा कॉन्स्टेलेशंस एडिंग, इसमें आप स्टारलिंक का जिक्र कर सकते हैं। स्टारलिंक जिसकी मदद से पूरे दुनिया भर में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, बट उसमें 5000 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं स्पेस एक्स ने, तो ये सब कंजेशन करेगा ओवर कॉमर्शियलाइजेशन के चक्कर में।
रिस्क ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, देयर इज नो रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ये सब आप लिख सकते हैं। एंड दैट इज वाई देयर इज नीड ऑफ रिस्पॉन्सिबल स्पेस बिहेवियर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अर्थ डे 2025। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अर्थ डे हर साल आज के दिन यानी कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड इन ऑर्डर टू रेज अवेयरनेस विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी। पहली बार इसको 1970 में मनाया गया था। अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया में एक मैसिव ऑयल स्पिल हुआ था, जिसके बाद वहाँ के लोगों को समझ आया कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस पर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो इट कैन लीड टू मेजर कैटेस्ट्रॉफी इन फ्यूचर। तो फिर अमेरिका में लोगों ने अर्थ डे मनाना शुरू किया इन ऑर्डर टू कंजर्व द एनवायरमेंट ओवर द अर्थ। इट वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय सेनेटर गेलॉर्ड नेल्सन। इनका नाम आपको याद रखने की जरूरत है, पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। यूएस सेनेटर गेलॉर्ड नेल्सन इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न एनवायरमेंटलिस्ट मूवमेंट। तो कैलिफोर्निया के अंदर ऑयल स्पिल हुआ और फिर सेनेटर गेलॉर्ड नेल्सन ने कहा कि हमें एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए अर्थ डे मनाना चाहिए, और इस तरीके से अर्थ डे की शुरुआत हुई अमेरिका में। फिर धीरे धीरे उसको वर्ल्ड वाइड मनाने का काम शुरू किया इस ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका नाम है earthday.org। पहले इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हुआ करता था अर्थ डे नेटवर्क। अब हर साल पूरे दुनिया भर में अर्थ डे मनाया जाता है। इस साल 2025 का अर्थ डे का थीम है आवर पावर आवर प्लैनेट। अर्थ डे के अवसर पे ही 2016 में पेरिस एग्रीमेंट वाज ओपन फॉर सिग्नेचर। सो अनदर सिग्निफिकेंस ऑफ अर्थ डे। अर्थ डे के ऊपर जो हमने डिस्कशन किया है उसके बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग इज अ मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज, जिसको मेनली होस्ट करता है यूएई, पर दुनिया के कई सारे देशों के एयरफोर्स इसमें कोऑर्डिनेट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फ्रांस, जर्मनी, कतर, सऊदी अरबिया, साउथ कोरिया, टर्की, यूके एंड यूएस। करंट न्यूज ये है कि इंडियन एयरफोर्स हैज आल्सो बीन इनवाइटेड टू ज्वाइन एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग विच विल बी कंडक्टेड इन यूएई। यूएई के अल दाफरा एयरबेस पे एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग कंडक्ट कराया जाएगा। भारतीय एयरफोर्स की तरफ से 2 फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, मिग विमान 29 एंड जैगुआर विल बी पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स साइड। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेशनल सिविल सर्विसेज डे से रिलेटेड जो प्रश्न था उसमें सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, पहला तो सही है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डज नॉट फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग शॉर्ट टर्म क्रॉप यील्ड टू मीट इमीडिएट फूड डिमांड। ऐसा नहीं है, ये इमीडिएट नीड के साथ साथ फ्यूचर नीड्स को भी बैलेंस करने की कोशिश करता है। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्रॉप रोटेशन होता रहता है इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। कार्बन साइकिल, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कंबसन ऑफ फ्यूल, फॉसिल फ्यूल हैज सम इम्पैक्ट ऑन कार्बन साइकिल। ऐसा नहीं कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, पहला स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही रहे। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।